आज हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की घटनाओं को समझेंगे, वो भी जून 2023 की मंथली करंट अफेयर की घटनाओं को देख रहे हैं। जून के बाद फिर अपन जुलाई की देखेंगे, इसे मंथली घटनाओं को देखेंगे। तो अपन जून से शुरू करते हैं कि जून में वो कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी हैं। देखो, सबसे पहले इसमें खबर जो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्य योजना 2022, इसमें संशोधन किया है। क्या किया है? इसमें अमेंडमेंट किया है। तो हमको यही देखना है कि इसमें कौन सा संशोधन किया गया है, कौन सा अमेंडमेंट किया गया है। तो देखो, इसमें एक अमेंडमेंट तो ये किया गया है कि इस स्टार्टअप नीति के अंतर्गत महिलाओं के समान जो लाभ महिलाओं को दिया जाता था, महिलाओं के समान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एवं एसटी वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधा प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी वही सुविधा प्रदान की जाएगी जो महिलाओं को प्रदान की जाती थी। अब देखो, इसमें क्या विशेष बात की गई है कि यदि जैसे कोई एससी एसटी वर्ग का उद्यमी है, वो कुछ स्टार्टअप है और उस स्टार्टअप की जो निवेश की राशि है या जो उस स्टार्टअप में जो फंड है, फंडिंग की गई है, उसके तहत वो 18% या 18 लाख रुपए 18% या 18 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फंडिंग या स्टार्टअप को कुल जो फंडिंग रहेगी उसका 18%, अधिकतम 18 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना। और ये 18 लाख रुपए तक की सहायता 4 चरणों में 72 लाख तक की हो सकती है। ये 18% या 18 लाख रुपए की सहायता 4 चरणों में होगी और ये 72 लाख तक हो सकती है। ठीक है। तो एक तो ये घटना है कि इसमें ये इन्हें संशोधन किया गया है। अब देखो, इसके लिए जरूरी क्या है कि यदि कोई एससी एसटी वर्ग का उद्यमी है, वो कोई स्टार्टअप खोल रहा है, उसकी हिस्सेदारी 51% होनी चाहिए, तभी उसको ये सुविधा मिलेगी। एससी एसटी वर्ग की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? 51% होनी चाहिए, तभी यह सुविधा उसको मिलेगी। ठीक है। तो ये स्टार्टअप नीति में संशोधन है कि महिलाओं की तरह ये सुविधा अब एससी एसटी वर्ग के उद्यमियों को दी गई है। दूसरी न्यूज है कि मध्य प्रदेश में जो वन्य प्राणी है, वन्य प्राणी, यदि मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी के द्वारा जनहानि व पशुहानि पर क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ा दी गई है। क्षतिपूर्ति, इसको 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में होता क्या है कि जो जंगली जानवर हैं, वन्य प्राणी हैं, आपके यदि परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाए, उसकी मृत्यु हो जाए या पशुओं को नुकसान पहुंचे, तो सरकार ने उसकी क्षतिपूर्ति की राशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 8 लाख रुपए की राशि अब उपलब्ध कराएगी क्षतिपूर्ति के रूप में। दूसरा एक और संशोधन किया गया है कलाकारों के लिए कि मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है, इस संस्कृति विभाग के द्वारा एक मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम, मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम 2023 मध्य प्रदेश कलाकार
कल्याण कोष नियम 2023 जारी किए गए हैं। और ये देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश के जो कलाकार हैं उनके कल्याण के लिए कोष स्थापित किया गया था। उस कोष से संबंधित कुछ नियम है जिनमें परिवर्तन किया गया है। अब देखो इनमें परिवर्तन क्या किया गया है कि पहले क्या होता था कि मध्य प्रदेश का कोई साहित्यकार है, कोई कलाकार है, यदि वो गंभीर बीमारी, दुर्घटना या कोई आपातकालीन परिस्थितियों में या दैवीय विपत्ति से उसकी मृत्यु हो जाती थी तो 5,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान था। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि ये जो सहायता राशि के मध्य प्रदेश के कलाकार की किसी दुर्घटना या दैवीय प्रकोप में मृत्यु हो जाती है या वो घायल होता है तो इसके लिए 25,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक की सहायता की व्यवस्था की गई है। न्यूनतम 25,000 रुपए और अधिकतम 1,00,000। अधिकतम की सीमा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति घायल है तो अधिकतम 50,000 की सहायता की जाएगी और यदि इसकी मृत्यु हो जाती है तो 1,00,000 तक की सहायता की जाएगी। ठीक है ना। तो जो 500 से 5,000 था ना उसको बढ़ाकर 25,000 से 1,00,000 कर दिया गया है कि यदि कलाकार की मृत्यु होने पर एक मुश्त 1,00,000 रुपए तथा चिकित्सा के उपचार के लिए 50,000 रुपए दिए जा सकेंगे। ठीक है। इसी टाइप का बोला गया है कि यदि कोई दिव्यांग कलाकार, दिव्यांग साहित्यकार है तो उसके लिए भी दिव्यांगता के उपचार के लिए, समझ रहे ना, यदि कोई क्या है दिव्यांग कलाकार है, कलाकार, तो उसकी दिव्यांगता के इलाज के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान इस कलाकार कल्याण कोष नियम 2023 में किया गया है। ठीक है कि 1,00,000 रुपए उसकी दिव्यांगता को ठीक करने के लिए दिए जाएंगे और यदि उस पर कोई आश्रित व्यक्ति है तो उसके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि उनके आश्रितों को भी ये सुविधा का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम 2023, इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है। फिर है इंदौर गौरव दिवस। इंदौर गौरव दिवस। ये इंदौर गौरव दिवस का आयोजन किया गया है कब? 31 मई 2023। 31 मई 2023। ठीक है। और ये 31 मई को ही इसलिए किया गया, ये अहिल्याबाई अहिल्याबाई होलकर का जन्म इसी दिन हुआ था तो उन्हीं के सम्मान में इंदौर गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। ठीक है। तो ये इंदौर गौरव दिवस के रूप में आपको याद रखना है। फिर केंद्र सरकार की एक योजना है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि, उसका फुल फॉर्म ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लिखते हैं पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि, उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, शॉर्ट में उसको कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत, देखो ये केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना के तहत क्या किया जाता है कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, मतलब समझ रहे, जो छोटे दुकानदार है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनको क्या है अपने दुकान खोलने के लिए या काम करने के लिए, जो भी ये सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, छोटे जो रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, इनको 10,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। ये पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का ऋण दिया जाता है और इसकी विशेषता है कि ये ऋण बिना किसी कोलेटरल के दिया जाता है। मतलब कोई गिरवी इनको नहीं रखना पड़ता है, बिना किसी कोलेटरल के सरकार इनको ये ऋण उपलब्ध करा रही है। तो इसी के लिए पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई है, जिससे वो कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है और ले देके उनको स्वरोजगार में संलग्न करा रहा है। ठीक है। अब देखो 10,000 रुपए का ऋण दिया गया है, 1 साल के लिए होती है ये ऋण की राशि, और यदि कोई
स्ट्रीट वेंडर ये ऋण लेता है और ईमानदारी से अपनी लोन की किस्त भरता है तो उसको ब्याज पर 7% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है ना, हर 6 महीने में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाएगी यदि ईमानदारी से वो ऋण चुकाता है अपना तो। ठीक है, अब इसमें हमको क्या याद रखना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश को इस योजना के संचालन में प्रथम स्थान है। बस यही हमारे काम का है कि पीएम स्वनिधि योजना के संचालन में मध्य प्रदेश को पहले नंबर पे है पूरे देश में। ये ना साथ जो भी स्वीकृत लोन हुए उन लोनों का जो बंटवारा किया गया है उस संदर्भ में ये मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। ठीक है, तो ये है आपकी पीएम स्वनिधि योजना। फिर मध्य प्रदेश में एक नई शूटिंग रेंज, शॉटगन रेंज स्थापित की गई है। कहां पर? बिशनखेड़ी। बिशनखेड़ी में मध्य प्रदेश में शॉटगन रेंज स्थापित की गई है। ठीक है, 32 एकड़ में फैली हुई है। बस अपन को इतना याद रखना है कि ये स्थापित की गई है। फिर देखो एक संस्था है ट्रिप एडवाइजर, ये एक संस्था है। देखो नाम से ही ट्रिप एडवाइजर मतलब पर्यटन के संदर्भ में घूमने फिरने वालों के लिए कोई एडवाइजर देने वाली एक संस्था है। इसका एक अवार्ड दिया जाता है, ट्रेवल्स चॉइस का अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, ट्रेवलर्स चॉइस का अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, ट्रेवलर्स चॉइस का अंतरराष्ट्रीय अवार्ड। ट्रिप एडवाइजर एक संस्था है यूएस की, वो एक ये अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है ट्रिप एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड, और ये 2023 के लिए है, 2023। अब देखो इस अवार्ड में जो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, MPT, मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये एक संस्था है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। इस मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों को यह अवार्ड मिला है। क्या? ट्रिप एडवाइजर्स का ट्रेवलर्स चॉइस का अंतरराष्ट्रीय अवार्ड। देखो ये 12 इकाइयों का मतलब दरअसल क्या है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम मध्य प्रदेश के जितने पर्यटक स्थल हैं, जैसे पचमढ़ी है, खजुराहो है, ओरछा है, ग्वालियर, वो हर जगह क्या है रिसोर्ट और होटलों का संचालन कर रहे हैं। उन्हीं रिसोर्ट और होटलों में 12 रिसोर्ट या होटलें ऐसी हैं जिसको अवार्ड दिया गया है। जैसे आप पचमढ़ी में जाओगे, अमलतास होटल है, ग्लेन व्यू है, ये 12 की लिस्ट में शामिल है। 12 कौन कौन सी उसमें अपन को कोई मतलब नहीं, बस ये 12 इकाइयों को MPT की ये अवार्ड मिला है। देखो ट्रेवलर्स चॉइस कि लोग इन होटलों में गए और उन होटलों के बारे में पॉजिटिव रिव्यू दिया कि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो वही है ट्रेवलर्स चॉइस का अंतरराष्ट्रीय अवार्ड। इसमें बस एक होटल याद रखना है आपको, ओरछा स्थित बेतवा रिट्रीट। क्या नाम है? बेतवा रिट्रीट। इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ओरछा स्थित बेतवा रिट्रीट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये ट्रिप एडवाइजर अवार्ड आप याद रखना। फिर इसमें अगली न्यूज अपने काम की है कि मध्य प्रदेश में 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता,
66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन किया और मध्य प्रदेश के दो शहर भोपाल और ग्वालियर, भोपाल और ग्वालियर में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का ध्येय वाक्य था जीत से बढ़कर खेल भावना। ध्येय वाक्य क्या था? जीत से बढ़कर खेल भावना। इस योजना, ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता का ध्येय वाक्य था जीत से बढ़कर खेल भावना। अलग अलग खेल हैं, एथलेटिक्स हैं, फुटबॉल, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सब की प्रतियोगिताएं होंगी। ठीक है, तो ये 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता भोपाल ग्वालियर में आयोजित की गई। 13 जून तक ये प्रतियोगिता चली। फिर अगली खबर है ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता, ये एक प्रतियोगिता है। दरअसल क्या है कि खाद्य वातावरण में सुधार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। दरअसल क्या है कि भारत का जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण जो मंत्रालय है, उसकी देखरेख में ये एक राइट ईट चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका द्वितीय चरण मई 2022 से नवंबर 2022 तक चला, जिसमें जिले के हिसाब से जिलों को रैंकिंग दी गई है। तो देखो, बस आपको तो इतना याद रखना है कि ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता कैसे संबंधित है? खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य समुदायों पर शिक्षित करने की रणनीतियों पर लागू करना। मतलब ये प्रतियोगिता किससे संबंधित है? आपको याद रखना पड़ेगा, खाद्य वातावरण में सुधार, खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करने की रणनीति लागू करने के प्रयास में पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर यह था, भोपाल को दूसरा स्थान मिला है। भोपाल को दूसरा स्थान और ग्वालियर को 5वां स्थान मिला है, 5th पोजीशन। ठीक है, तो ये ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता है। फिर इसमें अगली न्यूज है कि मध्य प्रदेश में अब रिवर क्रूज टूरिज्म सेवा का आयोजन किया जाएगा। रिवर क्रूज टूरिज्म, रिवर क्रूज टूरिज्म समझ रहे हैं ना? नदी में आलिशान बोट, हाउस बोट टाइप का होगा, वो सेवा मध्य प्रदेश में चालू की जा रही है। और ये सेवा चालू की जा रही है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर ये अभी जो शुरुआत की गई है, घोषणा की गई है, ये बड़वानी से गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 135 किलोमीटर की ये घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश में रिवर क्रूज टूरिज्म का संचालन जो किया जाएगा बड़वानी से, नर्मदा नदी में ही होगा, बड़वानी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 135 किलोमीटर की यह सेवा शुरू की जाएगी। और दूसरी सेवा होगी बरगी से मंडला, बरगी से मंडला, जबलपुर, बरगी और मंडला। तो ये दो रिवर क्रूज टूरिज्म की सेवा का सेवा संचालन की घोषणा की गई है कि आप नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी जैव विविधता से रूबरू हो सकेंगे, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, फिर इसमें ये है, अगली न्यूज है हमारे लिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, क्या नाम है इसका? एक भारत
श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत क्या है, राज्य आपस में संस्कृति के आदान प्रदान को लेकर समझौता करते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर समझौता हुआ है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर समझौता हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया है। ठीक है ना। अब देखो समझौते के तहत क्या किया जाएगा। समझौते के तहत कुछ नहीं, मध्य प्रदेश की संस्कृति, कला, पर्यटन को उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहां के कलाकार यहां आएंगे, यहां के कलाकार वहां जाके सांस्कृतिक प्रदर्शन करेंगे। जैसे 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में मध्य प्रदेश के कलाकार जाएंगे और वहां जाके सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। गणतंत्र दिवस की जनवरी में भी दोनों एक दूसरे के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन करेंगे। सेमिनार, एग्जीबिशन, मध्य प्रदेश अपने टूरिस्ट स्थलों का प्रचार उत्तर प्रदेश में करेगा और ये प्रचार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में करेगा। मतलब दोनों राज्य एक दूसरे की संस्कृतियों के आदान प्रदान का माहौल बनाने का काम करेंगे। और ये समझौता सामान्यतः 3 वर्ष के लिए होता है। हालांकि उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष के लिए समझौता किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान का समझौता किया है। फिर अगली न्यूज है कि जो एक कंपनी है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और केंद्र सरकार की है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दोनों का संयुक्त उपक्रम है। और इस संयुक्त उपक्रम ने मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर, खंडवा के इंदिरा सागर बांध में 525 मेगावाट, खंडवा के इंदिरा सागर बांध में 525 मेगावाट पंप भंडारण बिजली परियोजना, इसका निर्माण करने की घोषणा की है। खंडवा के इंदिरा सागर में 525 मेगावाट की पंप भंडारण बिजली परियोजना निर्माण करने की घोषणा की है। देखो यही ओमकारेश्वर में पहले से 600 मेगावाट की भारत दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना पर काम चल ही रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, पंप भंडारण बिजली परियोजना इंदिरा सागर बांध, खंडवा। फिर इसमें अगली न्यूज है, बीना का एक विश्वविद्यालय है, बीना का शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय कन्या महाविद्यालय, इसको नेक की B++ ग्रेडिंग प्राप्त हुई। शासकीय कन्या महाविद्यालय बीना को B++ ग्रेड प्राप्त हुई है, नेक की जो रैंकिंग जारी करता है विश्वविद्यालय के मामले में। ठीक है, तो ये इसको पहले B रैंकिंग मिली हुई थी, अब B++ मिल गई है। फिर अगली हमारे लिए काम की न्यूज है, हाँ, ई स्कूटी प्रदान योजना। ये बजट में घोषणा की गई थी, ई स्कूटी प्रदान योजना। इसके तहत क्या बोला गया है कि मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
इनके जो टॉपर रहेंगे, जो भी रहेगा उसको ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। इन विश्वविद्यालय जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को क्या प्रदान की जाएगी, इन विद्यालय के जो टॉपर रहेंगे उनको प्रथम आने मतलब जो टॉप करेंगे उनको ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। और यदि दो लोग के नंबर बराबर होते हैं तो दोनों को अलग अलग स्कूटी प्रदान की जाएगी, इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जाएगी। और जहां पे इलेक्ट्रिक स्कूटी की सुविधा नहीं मिल पाएगी वहां पे नॉर्मल स्कूटी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए बजट में 135 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। लगभग 9,000 विद्यार्थी बता रहे हैं कि इस योजना से लाभान्वित होंगे। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने एक और घोषणा करी है कि जो SC/ST के विद्यार्थी होते हैं इनको छात्रवृत्ति मिलती थी, तो अभी तक इसकी मैक्सिमम लिमिट थी 6 लाख रुपए, मतलब 6 लाख रुपए की आय तक व्यक्ति को छात्रवृत्ति मिलेगी। यदि अभिभावक की आय 6 लाख से ज्यादा है तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसको बढ़ा के कर दिया गया है 8 लाख, कि अब 8 लाख तक की अभिभावक की आय वाले के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वो लिमिट को उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। फिर अगली न्यूज है कि मध्य प्रदेश में नई सहकारिता नीति जारी कर दी है 2023 में। मध्य प्रदेश सहकारिता नीति 2023, मध्य प्रदेश की नई सहकारिता नीति 2023 जारी की गई है। अब देखो इस 2023 की नीति में, नीति तो है लेकिन अपने लिए ऐसी कोई विशेष काम की चीज नहीं है कि प्री में अपन से कोई फैक्ट यहाँ पे पूछ लेगा। तो वैसे तो याद रखना नई सहकारिता नीति 2023 में आई है। फिर मध्य प्रदेश सरकार की एक और योजना चल रही थी, लोक सेवा विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है, एक योजना इनकी चल रही थी, मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत अभी तक क्या है 8,000 रुपए मिलते थे, इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जो 8,000 रुपए प्रति माह दिया जाता था मानदेय, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। और ये मानदेय अभी तक ब्लॉक स्तर पर दिया जाता था, मतलब इस मानदेय के लिए जो चयन किए जाते थे वो ब्लॉक स्तर पे है, अब इसका चयन पंचायत स्तर पर कर दिया गया है। ब्लॉक लेवल पे किया जाता था लेकिन अब किस स्तर पे किया जाएगा, पंचायत स्तर पर इस योजना के जो इंटर्न है उनका चयन पंचायत स्तर पर किया जाएगा। फिर इसमें हमारे लिए दूसरी, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है कि मध्य प्रदेश का निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला बन गया है निवाड़ी, दूसरा हर घर जिला बना, दूसरा हर घर जल जिला घोषित हो गया निवाड़ी। केंद्र सरकार की जो योजना है हर घर जल, इसके तहत मतलब जिले के पूरे ग्रामीण हो चाहे नगरीय हो, उनके प्रत्येक घर में नल के माध्यम से पीने के पानी पहुंचाना है। तो ऐसा पहला जिला बना था बुरहानपुर, ऐसा पहला जिला बना था बुरहानपुर, कि बुरहानपुर के 100% घरों में पीने की पानी की पाइपलाइन पहुंच गई है। और अब दूसरा जिला कौन सा बन गया है, निवाड़ी। ठीक है, तो बुरहानपुर पहला और निवाड़ी दूसरा। फिर केंद्र सरकार का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जल प्रबंधन के लिए, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश को
सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार केंद्र सरकार देती है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की कौन सी कैटेगरी? उत्कृष्ट जल प्रबंधन की कैटेगरी। इस कैटेगरी में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर इसी के तहत जो इंदौर नगर निगम है, इंदौर नगर निगम, इंदौर नगर निगम को जल आपूर्ति तथा वितरण के लिए, जल आपूर्ति तथा वितरण, जल आपूर्ति तथा वितरण के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शहरी स्थानीय निकायों में दूसरा पुरस्कार मिला है। बस आप तो ये याद रखना कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत इंदौर नगर निगम को जल आपूर्ति तथा वितरण के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है, सेकंड रैंक लगी है इंदौर नगर निगम की। फिर इसमें अगली न्यूज हमारे लिए काम की है कि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश इन दोनों ने संयुक्त रूप से क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ किया। क्राफ्ट बाजार कुटीर और जो ग्राम उद्योग दोनों के सामान को बेचने के लिए भोपाल के गौहर महल में एक बाजार लगाया गया। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने दोनों ने मिलके कि दोनों के जो हस्तशिल्प हैं वो यहाँ पर सामान अपना बेचेंगे, तो इन्होंने एक मेले टाइप का आयोजन किया है। फिर अगली न्यूज है कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई समिट, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME समिट, ये कहाँ आयोजित हुई? भोपाल में। MSME समिट कहाँ पे आयोजित हुई? भोपाल में। भोपाल के होटल आमिर ग्रीन पैलेस में इस समिट का आयोजन किया गया है। अब समिट में अपने काम का कुछ है नहीं ऐसा कि स्पेशली पेपर में पूछा जाए, बस ये याद रखना समिट आयोजित की गई। ठीक है, फिर देखो मध्य प्रदेश की जो संस्था है CICRISP मध्य प्रदेश, भोपाल में ये संस्था है। इसने हरियाणा राज्य के साथ एक समझौता किया है। और क्या समझौता किया है कि जो हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड इसको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रिंटिंग और ऑनलाइन सत्यापन सेवा प्रदान करेगा। ये CRISP भोपाल मध्य प्रदेश, किसको? हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड। कौन सी सेवा प्रदान करेगा? डिजिटल सर्टिफिकेट प्रिंटिंग, डिजिटल सर्टिफिकेट प्रिंटिंग और ऑनलाइन सत्यापन सेवा, ऑनलाइन सत्यापन सेवा प्रदान करेगा। ये दोनों के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, मध्य प्रदेश में एक सम्मान निधि दी जाती है जिसका नाम क्या है? लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि। इसके तहत अभी तक 25,000 रुपए दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 30,000 रुपए प्रतिमाह, 30,000 रुपए प्रतिमाह। लोकतंत्र सेनानी सम्मान
निधि। दरअसल क्या है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय जो आपातकाल लगाया गया था, तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो लोग जेल गए थे, उन लोगों को लोकतंत्र सेनानी के नाम से सरकार ने संबोधित किया और उन लोगों को यहाँ पर ये प्रति माह एक सम्मान निधि के रूप में राशि दी जा रही है। और यदि कोई लोकतंत्र सेनानी है जो 1 माह से कम अवधि के लिए जेल में रखा, 1 माह से कम अवधि के लिए वो यदि जेल में रहा है, तो उसको 10,000 रुपए की सम्मान निधि दी जा रही है। पहले 8,000 की दी जाती थी, अब उसको भी बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? 10,000 रुपए की सम्मान निधि कर दी गई है। इसी प्रकार से यदि कोई दिवंगत लोग मृत्यु हो गई है, उनके परिवारजनों को भी सम्मान राशि दी जा रही है, वो भी 8,000 रुपए है। ये भी पहले 5,000 थी, इसको भी बढ़ा दिया जा रहा है कि यदि कोई दिवंगत लोकतंत्र सेनानी है, उसको भी, उसके परिवार को भी पैसे दिए जा रहे हैं। और भी बहुत सारी सरकार सुविधा, मध्य प्रदेश सरकार सुविधा दे रही है लोकतंत्र सेनानियों को। उनको मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी रेस्ट हाउस में 2 दिन तक 50% शुल्क के साथ रुक सकते हैं। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में ठहरने की सुविधा होती है। बीमारियों का संपूर्ण इलाज राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। शासकीय कार्यालयों में उनको सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने का विशेष निर्देश है कि उनको इज्जत दी जाएगी। ले दे के बाद ये ताम्र पत्र दिए गए, ये लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के संदर्भ में है। फिर इसमें अभी एक रमेश गुप्ता की पुस्तक लॉन्च की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। रमेश गुप्ता, इनकी किताब का नाम है मैं मीसाबंदी, मैं मीसाबंदी आपातकाल, आपातकाल व्यथा कथा 19, ये किताब का नाम है। इसका लोकार्पण भी किया। 19 महीने, मतलब ये 19 महीने जेल में रहे होंगे, तो उन्होंने एक किताब लिख दी कि मैं मीसाबंदी, मीसाबंदी मतलब वही आपातकाल में मीसा एक्ट लाया गया था, और 19 महीने तक ये जेल में रहे होंगे, तो इन्होंने जो किताब लिखी है उसी किताब का लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। फिर इसमें हाँ, अगली न्यूज है जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, पहले इसका नाम हबीबगंज स्टेशन था, उसको बदल के रानी कमलापति किया गया। यहां से प्रधानमंत्री ने 5 वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। 5 वंदे भारत ट्रेन कौन कौन सी थी? देखो, एक तो थी भोपाल जबलपुर, दूसरी थी भोपाल टू इंदौर, भोपाल जबलपुर, भोपाल टू इंदौर, तीसरी थी मुंबई गोवा, चौथी थी रांची पटना, और 5वीं थी रांची पटना हो गई, गोवा मुंबई हो गई, और धारवाड़ बेंगलुरु 5वां, धारवाड़ बेंगलुरु। ये 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बाकी वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो कोई सब जानते ही, उसमें कुछ नया नहीं है। फिर इसमें एक नाम याद रखना, एथलीट का नाम है, मुरैना के हैं कुलदीप दंडोतिया। कुलदीप दंडोतिया कहाँ के हैं ये? मुरैना डिस्ट्रिक्ट के। अब इनने क्या किया? दरअसल हांगकांग में एक चैंपियनशिप हो रही है, हांगकांग में एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग, एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग
पावर लिफ्टिंग एंड ब्रेंच प्रेस चैंपियनशिप, इसमें इनने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। किसने? कुलदीप दंडोतिया ने। ठीक है, तो एक कुलदीप दंडोतिया का नाम याद रखना। ठीक है, तो देखो ये मध्य प्रदेश की जून माह की इतनी करंट की खबरें थी।